बिहार में जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। विधानसभा से लेकर संसद तक ये मुद्दा बढ़ रहा है, इस पर बहस हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान, जो शायद संसद में भी इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसे बिहार में नीतीश कुमार की जो शराबबंदी की नीति है वो कैसे विफल होती आ रही है साल दर साल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि क्यों बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार की जो नीति है सफल क्यों नहीं हो पा रही है? जब नीति में स्पष्टता नहीं होती वो कारण बनता है जिसकी वजह से वो नीति विफल हो जाती है। अब स्पष्टता क्यों नहीं है, मैं आपको दो उदाहरणों से इस बात को मैं समझाना चाहूँगा। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी का ये कानून लेकर आए और हम लोग उस वक्त भी विपक्ष में थे। यही परिस्थिति थी, हम लोग एनडीए में थे, ये महागठबंधन में थे और विपक्ष में होते हुए भी सबसे पहले मैंने ही इनकी इस नीति का मैंने समर्थन किया था। पर उस वक्त भी जब वो इस नीति को लेकर आए 2016 से पहले की, अब आप परिस्थिति समझिए, 2016 से पहले 2015 तक बिहार के गांव-गांव तक शराब की दुकानें खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। ठेके पर ठेके, बैक टू बैक इन्होंने एलोकेट किए थे शराब की दुकानें खुलवाने को लेकर। परिणाम स्वरूप बिहार के गांव-गांव तक शराब पहुंची। ये काम इन्होंने 2015 तक किया। 2016 में यकायक इनको एक ज्ञान प्राप्ति हुई और इनको समझ में आया कि भाई ये शराबबंदी करना चाहिए, शराब तो बुरी चीज है, जो पिएगा मरेगा, महापापी होते हैं पीने वाले। एकदम से इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, बिना किसी तैयारी के ये शराबबंदी कानून लेकर आ गए। तैयारी का जब मैं जिक्र करता हूं, मैं बात कर रहा हूं कि लोग अल्कोहलिक होते हैं, लोग एडिक्ट होते हैं, उनको आदत होती है, उनको लत होती है शराब पीने की। उसको छुड़वाने के लिए रिहैब सेंटर्स की जरूरत है, जो कि बिहार में बिल्कुल नहीं है, आज की भी तारीख में नहीं है। आप पूछिएगा, कभी मुख्यमंत्री जी मिले तो उनसे पूछिएगा कितने सेंटर्स हैं बिहार में। अगर कोई शराब छुड़वाना चाहे, शराब की लत छुड़वाना चाहे तो कहां पे जाके वो दाखिला ले, क्या है उनके रिहैब के कोर्सेज, कितने सेंटर्स इन्होंने खोले, वो तैयारी बिल्कुल नहीं है। और बिना तैयारी के जिस तरीके से ये शराबबंदी कानून लेकर आए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हो तो सोचिए यहाँ पे अल्कोहल को छुड़ाने की क्या व्यवस्था होगी प्रदेश में। तो एक तो ये आधी अधूरी नीति को लेकर आए बिना किसी तैयारी के, ये बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि लोगों का एडिक्शन छूटा ही नहीं। और जब आपका एडिक्शन नहीं छूटा तो उन्होंने हर संभव रास्ते उन्होंने अपनाने का उन्होंने प्रयास किया शराब की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए। प्रशासन में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा दूसरा कारण बना इस कानून की विफलता का। प्रशासनिक संरक्षण ऐसे तस्करों को, ऐसे गिरोह को मिलता है जो कि शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज तक आप बिहार के जेलों में जाकर देख लीजिए, एक कोई तस्कर, एक कोई गिरोह आपको सलाखों के पीछे नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो आम बिहारी, बिहार की गरीब, शोषित, वंचित वर्ग से आने वाले लाखों लोगों को सलाखों के पीछे किया हुआ है शराबबंदी कानून के तहत। पर कोई तस्कर, कोई गिरोह नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं आप उन तस्करों को पकड़ते हैं जो सीमावर्ती इलाकों से आयात करते हैं शराब का? या क्यों नहीं उन गिरोह को पकड़ा जाता है जो कि अवैध शराब का निर्माण करते हैं, जहां पे जहरीली शराब का भी निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप लोग पी के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जब आपके प्रशासन के लोग खुद इस पर्टिकुलर इस केस में भी अगर आप देखिएगा तो थाने से ही स्पिरिट गायब हुई। अब गायब हुई है या थाना के लोगों ने बेच दी है, पता नहीं मुझे, वो जांच का विषय है, बट वहीं से गायब हुई है। तो भैया जब इसके तार खुद आपके प्रशासन के लोगों से मिले हुए हैं, जब आपके, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपने भी गांव-गांव में अगर आप घूमी होंगी, हर कोई बताएगा फलाना जगह पे शराब बनती है, फलाना जगह पे शराब बिकती है। अगर एक आम बिहारी को पता है तो क्या वहां के स्थानीय प्रशासन को नहीं पता होगा? उसके बावजूद उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे ही तो ये गोरखधंधा चल रहा है। तो एफआईआर तो मुख्यमंत्री जी पर भी फिर होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने कानून को आप विफल बना रहे हैं। और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इस विभाग के मंत्री भी आप ही हैं, गृह मंत्री बिहार प्रदेश के आप ही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो अगर आपके प्रशासन के लोग अगर इस कानून को विफल बनाने में लगे हुए हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो ये तमाम परिस्थितियां कारण बनी इस कानून के विफल होने का। अगर हम देखें तो अब वो फिलहाल डिप्टी सीएम है, सत्ता में आ गए हैं। जब सत्ता में नहीं थे तो विरोध करते थे, अब उनका विरोध नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? विश्वसनीयता पे सवाल खड़े होते हैं। जब आप समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नीतियों को बदलते हैं तो यकीनन आप पे भी सवाल खड़े होंगे। वो दिन ज्यादा पुराने नहीं है जब मैं ऐसी जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जब मैं जाकर परिवार से मिलता था तो इनका भी एक प्रतिनिधिमंडल साथ में हमारे जाता था, वो भी साथ में होते थे, परिवार वालों से मिल रहे होते थे।
तो भाई उस वक्त आप प्रतिनिधि मंडल भेजिएगा। और आज जब इन लोगों की मौतें हुई हैं तो आप किसी को भेजना तक आप जरूरी नहीं समझते, इन परिवारों से मिलना तक आप जरूरी नहीं। भाई बिहारी ही है ना ये। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। ये नीति है ना मुख्यमंत्री जी की। पीने वाले को तो आप कोस रहे हैं, उसके मरने की आप कामना कर रहे हो और आपकी कामना पूरी भी हुई, मर गया भैया वो व्यक्ति, पर उनके परिवार वालों का क्या, उनका क्या दोष है? आज आपने देखा होगा, आप भी वहां पे थी, एक 20 दिन की बच्ची है भाई, उसने अपने पिता को खोया। उस बच्ची का क्या दोष? मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि भाई कोई हमदर्दी नहीं इन लोगों से, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों हमदर्दी नहीं रखेंगे आप इन लोगों से? उस 20 दिन की बच्ची का क्या दोष है जिसने अपने पिता को खोया? भाई आप बोलते हैं पीने वाला महापापी ना, तो अगर वो महापापी है वो तो मर गया ना जो पीने वाला था, पर उनके परिजनों का उसमें क्या कसूर है? उस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ का उसमें क्या कसूर है? वो छोटे छोटे बच्चियों का क्या कसूर है जिनको पता भी नहीं कि उनके परिवार में क्या हुआ, और आप बोलते हैं कि आप उनसे हमदर्दी नहीं रखेंगे? तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और इनकी पूरी सरकार एक अहंकार के साथ आगे बढ़ रही है, जितना अहंकारी रवैया है भाई, अहंकार बड़ों का नहीं टिका, बड़े बड़े शासन हिल गए हैं अहंकार के चक्कर में, तो इनका भी शासन अब टिकेगा नहीं। आप भी सांसद हैं, दिल्ली में संसद में जाते हैं, लोग का प्रतिनिधि बनकर आवाज उठाते हैं। एज अ सांसद आपने शराबबंदी वाली नीति या लोगों की मदद के लिए, इन हालात को सुधारने के लिए अपने लेवल पर अभी तक क्या किया है, अब क्या योजना है आपकी? भाई मुझसे जितना बन पड़ा अपनी लोकसभा में, देखिए सबसे पहले तो इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। हम लोगों ने अपनी लोकसभा में 2016, 17, 18 2-3 साल लगातार हम लोगों ने इसको लेकर जितना हो सका लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मैं यही आग्रह करता हूं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लोगों के सुझाव लीजिए कि भैया इस कानून को कैसे सशक्त किया जाए। इस कानून का हम लोग भी समर्थन करते हैं, बट ये कानून धरातल पर नहीं उतर रहा। तो एक सांसद होने के नाते जागरूकता अभियान हो, अपने सदर अस्पतालों में इसको लेकर व्यवस्था को सुनिश्चित कराना हो, मैंने उन चीजों को किया, पर मेरी भी अपनी सीमाएं हैं एक सांसद होने के नाते। आप भी जानते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो कई अधिकार केंद्र सरकार को देता है तो कई अधिकार राज्य सरकार को देता है। उसमें स्वास्थ्य पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, कानून व्यवस्था पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो मेरी सीमाओं में रहकर मुझसे जितना मन पड़ा मैंने प्रयास किया, पर हाँ इसको अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो राज्य सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। अब आगे आपकी नीति क्या है, आपका क्या प्लानिंग है कि कुछ करेंगे आप शराबबंदी को लेकर? पर्टिकुलर किस तरीके से घेरेंगे, या संसद में या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से? मैं यकीनन आने वाले दिनों में संसद में भी इस विषय को उठाऊंगा। मैंने अभी पिछले हफ्ते भी मैंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी मैंने संसद में उस विषय को मैंने उठाया था। यकीनन मैं इस विषय को मैं उठाऊंगा, पर सिर्फ उठाने से हंगामा खड़ा करना ही मकसद नहीं ना है भाई। अब अंजाम तक भी हम लोग को पहुंचना है। कितनी और हत्याओं का हम लोग इंतजार करेंगे कि ये सरकार जागे और कोई कार्रवाई करे? इसलिए आज महामहिम राज्यपाल जी से अभी कुछ देर पहले ही हम लोग मिलकर आए हैं और बिहार की अराजक परिस्थिति की पूरी जानकारी उनके समक्ष रखी है। ना सिर्फ छपरा मसरक वाली ही घटना ही नहीं, हम लोगों ने अरवल में जिस तरीके से माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया उसके खिलाफ हम लोगों ने पदयात्रा वहाँ पे की थी। आरा में 9 दिन में 9 हत्याएं हुई, उसके खिलाफ हम लोग वहाँ सड़क पर उतरे थे, पदयात्रा हम लोगों ने की थी। इन तमाम परिस्थितियों से बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर भी हम लोगों ने माँ महिम जी को हम लोगों ने अवगत कराया है और उनसे आग्रह किया है कि वास्तु स्थिति केंद्र सरकार के वो समक्ष रखें और बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा अब और कोई विकल्प बचा नहीं है। तो चिराग पासवान ने हमको बताया कि अपराध से लेकर शराबबंदी तक किस तरह उनकी आगे की योजना है कि बिहार में जिस तरीके से स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, किस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, वो लगातार स्थितियों को बेहतर कराने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। बिहार से प्रवीण जैन के साथ नूतन शर्मा।